नमस्कार बच्चों, आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बियॉन्ड द लिमिट सीरीज के अंतर्गत 2023 का फिजिक्स का पेपर 2 यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है। यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज। हम जानते हैं डायपोल जो है प्लस और माइनस मिलकर बनता है। तो बोला है कि यहाँ पे शुरुआत में ये -2 और 0,2 पर रखा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इसकी वजह से वी है। अब बोलता है अगर इस क्यू और माइनस क्यू को थोड़ा रोटेट कर दिया जाए और ये 2 पॉइंट पर जो है मूव कर दिया जाए तो न्यू डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, ये पूछा गया है। देखो कई तरीके करने के, एंगल निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से वो देखता हूँ मैं। क्या आपको पता होगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वो जो होता है वो होता है के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। क्या होता है बच्चों? पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। अब देखिए दोनों ही केसों में आर की जो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन पी वेक्टर अलग अलग होगा। पहले केस में जो यहाँ पे मैं जो है पी जो है हमारा ये होगा P1 वेक्टर। क्या हो जाएगा बच्चों? P1 वेक्टर। तो P1 वेक्टर जो है क्यू और माइनस क्यू, कितनी डिस्टेंस इनके बीच में? 4 mm, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 0,2 है, यहाँ 0-2 है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे, और ये डायरेक्शन को क्या बोलेंगे आप लोग? जे कैप बोल देंगे। आप बोल देंगे यहाँ पे Q इंटू 4 और क्या आ जाएगा जे कैप में, तो आप बोलेंगे 4Q जे कैप। तो ये कुछ हमारी जो है P1 वेक्टर आ जाएगा। आर वेक्टर जो है हम जानते हैं XI कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो R1 वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 100 कॉमन ले लीजिए इन दो में से, तो बचेगा I कैप प्लस जे कैप, ठीक है। ये वाली पहली वाली केस की बात है। अब हम बात कर लेते हैं अगर जब हम इस डायपोल को यूं घुमा देंगे तो बताओ P2 वेक्टर क्या बन जाएगा। तो P2 वेक्टर देख लीजिए वो होता है हमारे पास Q इंटू आर वेक्टर जो भी है। तो Q तो अपना Q रहेगा, लेकिन ये आर वेक्टर जब लिखेंगे आप लोग यहाँ पे x2 माइनस x1, तो x2 कितना है यहाँ बच्चों? -1, और x1 कितना है? +1, ठीक है। तो ये आई कैप हो जाएगा यहाँ पे, और y2 माइनस y1, y2 आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, -2, ये जे कैप में आ जाएगा हमारे पास। तो कुल मिला के जो P2 वेक्टर जो बना वो बना, Q कॉमन है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस में 2i कैप प्लस में 4j कैप। अब इस केस में अभी भी इसी पॉइंट पे पूछा है, तो इसका मतलब आर वेक्टर तो अभी भी वही रहने वाला है। तो आर वेक्टर जो बनेगा यहाँ पे R2 वेक्टर सेम बन जाएगा, ठीक है। तो R2 वेक्टर सेम बन जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 वेक्टर 100 कॉमन आने के बाद आई कैप प्लस जे कैप ही बचेगा, ठीक। अब आप आते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि P डॉट आर जो है, देखिए तो हमारे पास जो हमने तो जो क्योंकि हम पता है कि जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है K डॉट पी आर होता है अपॉन आर क्यू। तो आर तो दोनों केसों में सेम है मैग्नीट्यूड यहाँ पे। तो जो हमारे पास V1/V2 का रेशो बचेगा वो बचेगा हमारे पास V1/V2 इक्वल टू P1 वेक्टर डॉट R1 वेक्टर अपॉन P2 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर, ठीक है बच्चों। P1 जो था हमारे पास हमने पता था कि 4Q जे कैप, ठीक है, डॉट R क्या था हमारे पास? I कैप प्लस जे कैप इंटू 100 ये था, ठीक है, अपॉन P2 वेक्टर जो बचा हमारे पास Q इंटू माइनस में 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। और R वेक्टर अभी भी वही था, तो R वेक्टर जो होगा हमारे पास I कैप प्लस जे कैप इंटू 100, ठीक है। अब क्या देखो इसमें 100 से 100 कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, डॉट प्रोडक्ट करो, J डॉट J क्या होगा? 1 होगा, लेकिन 4 मल्टीप्लाई में रहेगा तो 4 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखो माइनस में 2i कैप आएगा तो 2 वाला पार्ट, और प्लस में J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये जो बचेगा 2 बचेगा, मतलब हमें V0/V2 क्या बचा? 2 बचा। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? V0/2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो वैल्यू जो आ रही है हमारे पास कितनी आएगी? V0/2। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा, तो V0/2 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अच्छा, इस क्वेश्चन का एनालाइज करो पहले। तो क्या है एनालाइज देखेंगे आप लोग यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन था और 56% लोगों ने अनअटेम्प्ट किया है अभी भी, ठीक है। केवल 12% लोगों ने ही करेक्ट किया है और रॉन्ग रेस्पॉन्स जो 31% दिया है। क्वेश्चन ठीक था, मतलब पहली बार में देखने पर टफ लगेगा, इसलिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मान सकते हो आप लोग यहाँ पे, पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी इसमें, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन जो है इजी है अपनी। तो देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आजकल क्या है ना, ये जो ये यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है वो हर बार जो है यही एडवांस पूछने लग गया है एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये समझो आप फ्री का है,
थोड़ा सा डायमेंशन की नॉलेज हो और वैसा आपको बैलेंस करके नहीं, कंपेयर करके नहीं है, आपके आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है यंग मॉडुलस जो है उसको एक्सप्रेस किया गया किस किस में, एक तो c मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट, और एक प्लांक कांस्टेंट, और एक g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसमें। तो सबसे पहले इन सब की डायमेंशन थोड़ी पता होनी चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशन होती है y, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना, डेल्टा एल बाई एल। अब स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होती है, तो ये जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी वही यंग मॉडुलस की होगी। तो देखो यहाँ पे अब हम फोर्स का सबको याद होता है m1 L1 T-2, और यहाँ पे एरिया हो जाएगा L2। तो आप देख सकते हो यंग मॉडुलस की डायमेंशन जो आएगी m1 L-1 T-2। अब c की डायमेंशन सब लोग जानते हैं, c में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कभी भी। तो c की जो डायमेंशन है वो L1 T-1 मीटर पर सेकेंड होती है, वो स्पीड होती है। अब h की डायमेंशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो ये पता है कि एनर्जी जो होती है वो h नहीं होती है। तो यहाँ पे जो h की डायमेंशन जो आएगी E/न्यू आ जाएगी। h की e की डायमेंशन m1 L2 T-2, क्या बच्चों, m1 L2 T-2, और न्यू की जो डायमेंशन है T-1। तो इसके हिसाब से h की डायमेंशन जो आ जाएगी m1 L2 T-1, m1 L2 T-1। ऐसे ही अब आपको g की पता होना चाहिए, को g का भी एक फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ से g की निकालनी है तो g की डायमेंशन देखिए क्या आएगी, ये जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है बच्चों। f की डायमेंशन जानते हो m1 L2 T-2, और m2 नीचे आएगा। तो यहाँ देख सकते हो जो g की डायमेंशन है वो m-1 L3 और T-2। तो ये डायमेंशन आपने सबकी लिख ली। अब बोला है कि इस यंग मॉडुलस को इस टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे इधर यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस जो हमारे पास m1 L-1 T-2, इधर जो c की पावर एल्फा मतलब L1 T-1 की पावर एल्फा, ठीक है, और h की पावर बीटा। तो h की डायमेंशन अपने पास लिखी हुई है, क्या है, m1 L2 T-1। तो h की पावर होगी इसकी पावर बीटा, एंड g की पावर गामा, g की पावर m-1 L3 T-2। तो ये आपका यहाँ पे इसकी पावर गामा। अब क्या करो, पावर कंपेयर्स करो, है ना, कंपेयर पावर। तो कंपेयर पावर, कंपेयर पावर्स, पावर्स कंपेयर कर लेते हैं, फटाफट करते हैं। देखो इधर m की पावर 1 है, इधर m की पावर क्या क्या है, यहां से बीटा पावर आएगी, यहां से माइनस गामा। तो आप देख सकते हो बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखो, एल की पावर कंपेयर करो। एल की पावर में यहां से एल्फा, यहां पर कितनी आएगी, +2 बीटा, ठीक बच्चों, और यहां पे जो एल की पावर आएगी 3 गामा +3 गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, इक्वेशन नंबर 2। और टाइम की पावर कंपेयर की जाए तो यहां पर देखिए, यहां पे माइनस में एल्फा, यहां पे माइनस में बीटा, और यहां पे माइनस में 2 गामा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, -2। तो माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो एल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू कितना, 2, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, इनको सॉल्व करने के बाद आप आपका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं करूँ यहाँ पे, अगर इक्वेशन 2 माइनस में क्या कर दूँ, 3 कर दूँ, 2 - 3। तो जैसे इक्वेशन 2 - 3 करूँगा तो एल्फा वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ 2 बीटा माइनस बीटा, तो यहाँ पे बीटा बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 3 गामा, और माइनस में 1 कर देंगे तो यहाँ पे प्लस गामा बच जाएगा। यहाँ -1 और यहाँ पे -2, तो यह जाएगा हमारे पास -3, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो, 1 + 4 कर दीजिए, तो 1 + 4 करेंगे इक्वेशन, जैसे हम यहाँ पे इक्वेशन 1 + 4। तो इक्वेशन 1 + 4 करेंगे तो माइनस बीटा माइनस गामा प्लस गामा कट जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा, तो 2 बीटा इक्वल्स टू -3 + 1, तो यह बचेगा -2। तो बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से -1 आ जाएगी बच्चों। अब बीटा की वैल्यू जब -1 आ जाएगी तो देखते हैं गामा कितना आएगा। तो गामा देखिए, तो यहाँ पे गामा आ जाएगा हमारे पास -2, क्या जाएगा, -2। इन दोनों की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन रख सकते हो, 3 में रख दीजिए। जैसे चलो 3 में क्वेश्चन रखेंगे तो एल्फा निकालना है अपने को, बीटा की वैल्यू -1 है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2, और गामा की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे 2 × -2, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू बची एल्फा की वैल्यू बचेगी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, तो एल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी जाएगी बच्चों यहाँ पे, वो आ जाएगी आपके पास 7, कितनी आएगी 7 आ जाएगी बच्चों। तो एल्फा की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही रहेगा। तो ऑप्शन देखिए एल्फा की पावर एल्फा 7, बीटा जो है -1 और गामा -2, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है डायमेंशन वाले चैप्टर में, लेकिन आंसर हमेशा निकलते हैं इसके। तो देखते हैं कितने % लोगों ने इसको सही किया, इसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये एनालिसिस से निकल के आ रहा है कि ये अनअटेम्प्ट जो है 18% लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी सबने किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर कोई करता है। ठीक है, 60% लोगों ने आंसर सही भी निकाला है, तो मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन माना जाता है ये, और हर साल एक क्वेश्चन इससे आ रहा है। ठीक है, तो इसको ढंग से मेहनत कर लीजिए, इस पर एक 4 नंबर क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। तो कैलकुलेशन इसमें इजी थी, लेकिन थोड़ी लेंथी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं बच्चों। देखो इधर ये जो क्वेश्चन है, ये बोला कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, और एल्फा एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, बताओ फोर्स कितना होगा। तो वेलोसिटी से अगर फोर्स निकालना है तो एफ वेक्टर जो होता है एम ए होता है, क्या होता है बच्चों, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर होता है। अब ए निकालना है अपने को, और ए निकालना तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे जो एक्स कैप का कोफिशिएंट होगा आपका वो वी एक्स होगा, तो यहाँ पर अगर वी एक्स देखूँ यहाँ पे, तो वी एक्स जो आएगा आ जाएगा एल्फा और वाई आ जाएगा। वी एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, एल्फा वाई। अगर मुझे यहाँ से ए एक्स चाहिए तो लिखूंगा डी वी एक्स बाई डी टी, तो ये हो जाएगा एल्फा तो कांस्टेंट है और डी वाई बाई डी टी। ठीक है बच्चों, डी वाई बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी जो है देखा जाए तो बी वाई हो जाएगा यहाँ पे। इधर मैं कहीं यहाँ पे बी वाई भी लिखता हूँ, जो बी वाई जो है हमारे पास वो कितना है यहाँ पे, ये जो बी वाई होगा वो बी वाई जो होगा हमारे पास 2 अल्फा एक्स होगा। क्या होगा बच्चों, 2 अल्फा एक्स होगा। अब एक इसमें डाटा रख दी जाए, क्योंकि यही तो बी वाई है हमारे पास, तो इसका मतलब ये जो एक्स जो है वो अल्फा और बी वाई की वैल्यू ये है, तो क्या जाए तो यहाँ पे 2 अल्फा इंटू एक्स, तो जो ए एक्स जो हो गया वो गया 2 अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा बच्चों, 2 अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। अब हमें ए वाई अगर निकालना है तो हो जाएगा डी वी वाई बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो, चलो जैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2 अल्फा तो कांस्टेंट है डी एक्स बाई डी टी, एंड डी एक्स बाई डी टी नाउ वी एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू पुट की जाए अगर हम यहाँ पे, तो 2 अल्फा और वी एक्स की जो वैल्यू है कितनी है, एल्फा इंटू वाई, तो यहाँ पे एल्फा इंटू वाई आ जाएगा, ये एल्फा इंटू वाई क्या आ जाएगा, एल्फा इंटू वाई। तो यहाँ पे जो ए वाई जो बचेगा वो बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब जो फोर्स होता है हमारे पास, फोर्स होता है ए बराबर एम ए, एम अपने पास है ये ए एक्स आई कैप, क्या हो जाएगा ए एक्स आई कैप, मतलब कि यहाँ पे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आई कैप की जगह यहाँ पे एक्स कैप यूज कर सकते हो, और जे कैप की जगह वाई कैप यूज कर सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए, तो एम अपने पास है ये, एक्स की वैल्यू ये रही, क्या है बच्चों 2 अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स कैप। ठीक है, प्लस ए वाई की वैल्यू ये रही 2 अल्फा स्क्वायर वाई, और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो जो बच जाएगी यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर वाई और वाई कैप। ठीक है, इससे कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद देख सकते हो आप एफ वेक्टर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एम भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर एम और एक्स एक्स कैप और वाई वाई कैप। इस तरह से ये कोई क्वेश्चन आपका ऑप्शन मैच करना चाहिए। तो 2 एम अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स एक्स कैप वाई वाई कैप, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, काइनेमेटिक्स से मान सकते हो इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या क्या बच्चों ने इसमें क्या है, काइनेमेटिक्स था, है ना, 40% लोगों ने नहीं किया सही है, अटेम्प्ट भी नहीं किया, और केवल सही जो है 16% लोगों ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, थोड़ी कैलकुलेशन में आई कैप जे कैप फंस सकते हैं, बाकी कुछ नहीं इसमें, ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडल गैस दे रखी है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उनको एन बोला है, हम जनरली एफ यूज करते हैं, यहाँ पे एन यूज किया गया है। इंटरनल एनर्जी जो है उसको यूएन बोला गया है, और स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको वी एन बोला गया है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है कि यू जो होता है वो म्यू एफ बाई 2 आर टी होता है। तो म्यू यहाँ पे मोल है, हालांकि इसने 1 मोल यूज किया है, देखते हैं क्या होता।
कि यहाँ पे अगर मैं UN की बात करूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे n/2 हो जाएगा, यहाँ RT हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ जिसका n ज़्यादा उसका UN ज़्यादा होगा, है ना। तो n बढ़ेगा तो UN भी बढ़ेगा आपका, ये आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना, UN भी बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड जो होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, सबको पता है, वो आ जाएगा हमारे पास गामा RT/m, ठीक है बच्चों। और गामा की जो वैल्यू होती है 1 + 2/f होती है, मतलब यहाँ पे यूज करें तो 2/n आ जाएगी। तो मुझे Vn अगर चाहिए यहाँ पे Vn, तो यह जाएगा हमारे पास 1 + 2/n × RT/m। अब यहाँ देख सकते हो अगर n बढ़ाएंगे तो Vn की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इफ n इज इंक्रीज देन Vn इज डिक्रीज, तो Vn की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब बस ऑप्शन चेक करना है, 1 मिनट क्वेश्चन था केवल। जिसका n ज़्यादा उसका u ज़्यादा, तो इसका u ज़्यादा होना चाहिए, 6 का ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन जिसका n ज़्यादा उसका Vn कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन मैच कर गए यहाँ पे, सी ऑप्शन, क्योंकि n ज़्यादा तो Vn क्या वो कम होगा, 7 वाले का Vn कम हो जाएगा, लेकिन n ज़्यादा तो इसका u भी ज़्यादा हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं इसका एनालिसिस करके क्या था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का क्वेश्चन था ये, KTG का, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और 40% लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है। करेक्ट ऑप्शन जो है 29, ठीक है। कर ज़्यादा भी हो सकता था, थोड़ा सा पढ़ना है वैसे इसमें, और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा इसमें, लेकिन फिर भी आप अगर इजीली क्वेश्चन कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो 2 मिनट लगा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रही है ग्लास स्लैब पर। इसकी थिकनेस जो है D दे रखी है, और इसका N1 से N2 तक जो है वेरी कर रहा है हाइट पे जाने पर, ठीक है। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लाइट इमर्जिंग क्या है देखना पड़ेगा। तो भाई कितना होगा, देखो समझो पहले यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि लाइट डिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जैसे मीडियम वेरिएबल हो रहा है, तो जब डेंसर मीडियम में अगर हम ग्रेजिंग इंसिडेंट भी कराते हैं तब भी ये जो है डेंसर मीडियम से नॉर्मल दूर जाती है, तो ऊपर तो ये उठने वाली है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऊपर जाएगी लाइट। अब कितनी जाएगी, कितने एंगल से डेविएट होगी, वो आपको निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पर दोनों एक साथ इंटर करेंगी, लेकिन ऊपर जो है ना डेंसर मीडियम है, तो थोड़ा सा क्या होगा, वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, और नीचे क्या है रेयर मीडियम में, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस D डिस्टेंस को कवर करने में यहाँ कम टाइम लगेगा और वहाँ क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको एक्स रे मान लूँ, इसको वाई रे मान लूँ, क्या मान लूँ, एक्स रे और वाई रे मान लूँ, तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ इस TX को कितना टाइम लगेगा, तो ये TX जो आएगा यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन C/N1, तो आप बोल देंगे यहाँ पे N1/D × C आ जाएगा। और TY कितना लगेगा उस जगह पर, तो अगर TY की बात करूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा D/N/C2, C/N2, क्या हो जाएगा बच्चों, C/N2। तो ये आ जाएगा हमारे पास N2D/C, ठीक है। अब ये बताया कि भाई ये जो TY ज़्यादा है और TX क्या है, कम है। जितनी देर में ये रे यहाँ पहुँचेगी उतनी देर में ये रे यहाँ नहीं, यहाँ से आगे निकल लेगी कहीं। अब कितनी आगे निकल लेगी, यही निकालना अपने को। तो ये अगर निकालना है तो आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा, ये जो है कुछ इसको मान लो x मान लीजिए कुछ यहाँ पे, कि कितना x आगे निकल जाएगी ये। तो ये जो x आगे निकलेगी वो निकलेगी यहाँ पे, लाइट हवा में आ जाएगी, फिर से स्पीड तो c हो जाएगी, लेकिन टाइम इंटरवल ये रे जितनी देर में यहाँ पहुँचेगी और ये रे जो है इतनी देर में आगे निकल जाएगी। तो जो x की वैल्यू जो आएगी हो जाएगी c × ΔT। c क्या होगा, इन दोनों टाइम्स का डिफरेंस होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे, तो c अपने पास ठीक है, और ΔT हो जाएगा हमारे पास TY माइनस में TX, कॉमन ले लिया अगर यहाँ पे, तो जो x की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी N2 माइनस में N1 × D, N2 माइनस N1 × D, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ये लाइट यहाँ पहुँची, ये लाइट यहाँ पहुँची, तो लाइट के जो यहाँ पे जो है एक वेव फ्रंट जो है यहाँ पे बनाएगा, तो ये इसका एक वेव फ्रंट होगा, ये वाला वेव फ्रंट होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये वाला वेव फ्रंट हो जाएगा। अब ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होगा, इसको प्रूव कर सकते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो एक रे यहाँ पे गई इसके पैरेलल, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, रे होती है। अभी पूछा कितना एंगल डेविएशन हुआ, अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूं, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो आप देख सकते हो डेविएशन जो थीटा है वो अगर निकालना है
तो जो टेन थीटा होगा, क्या होगा बच्चों, टेन थीटा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर एक्स है और बेस क्या है हमारे पास, एच है। अब एक्स की वैल्यू आपको पता ही है कि टेन थीटा कितना होगा यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास n2 माइनस में n1 इंटू डी, और यहाँ पे क्या है एच। तो अगर थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, n2 माइनस में n1 इंटू डी बाई एच। ठीक है, तो ये आपका डेविएशन आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन चेक करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो यहाँ पे डिफ्लेक्ट बाय द एंगल, ये नहीं, ये जो होगा n2 माइनस n1 डी बाई एच। तो एक तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट डज नॉट डिफ्लेक्ट, ये क्या गलत है, ये भी गलत है। अब बोला डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली n2 माइनस n1 नॉट ओनली इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द n1 n2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आंसर आया है उसमें डिफरेंस आया है, किसका, n2 माइनस n1 का, ना कि जो है कोई पर्टिकुलर n1 या मल्टीप्लाई में आया है। ठीक है, तो डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब कई बार सवाल उठता है सर ये प्लेनर वेव फ्रंट क्यों बनेगा। अगर ये हर एक रे के लिए डेविएशन सेम आता है, मतलब आप ये, मैं तो अभी दो एक्सट्रीम रे ली थी, अगर मान लो बीच में कोई रे लेता, मान लो यहाँ पे बीच में कोई रे लेता, मान लो ये वाली एन वाली रे, और इसके लिए भी एंगल अगर सेम आ जाता है ये, तो हम क्या बोलते हैं ये कि भाई जो ये फ्रंट कैसा होगा या वेव फ्रंट यहाँ पे प्लेनर होगा। तो आप कर सकते हो इसमें, और इसको फंक्शन बना के नहीं एन के लिए, तो ये वैल्यू भी क्या आती है आपकी, सेम आती है। तो इसका आंसर जो है आपको देख सकते हो यहाँ पे बी और डी। क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था। तो यहाँ आप देख सकते हो 53% लोगों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया, केवल 14% लोगों ने करेक्ट आंसर दिए थे, है ना। तो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, मीडियम, है ना, टाइम लगेगा इसमें 3 से 4 मिनट, और ये इजी क्वेश्चन थी, इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक डिस्क दे रखी है, इसमें से कुछ पार्ट यहाँ से काट के अलग कर दिया गया है, और बोला कि एक इम्पल्स लगाया गया है, जब इस एच की वैल्यू एच एम होगी तो ये प्योर रोलिंग करेगा। ये बातें इसमें लिखी हुई हैं, प्योर रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग द एक्सिस व्हेन एच इक्वल्स टू एच एम। तो एच एम के बारे में कुछ बातें की गई हैं। तो सबसे पहले तो जो इसका आई होता है वो जो होता है m/2, ये याद होगा आप लोगों को, a² प्लस b² होता है, हालांकि इसके बगैर भी क्वेश्चन किया जा सकता है। दूसरा, इसमें एंगुलर इंपल्स और लीनियर इंपल्स के बीच में रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं कि J इंटू आर परपेंडिकुलर जो होता है वो डेल्टा एल के बराबर होता है। J की वैल्यू यहाँ पे J0 बोली है, और आर परपेंडिकुलर एच एम, मैं एच एम ही यूज कर चल रहा हूँ शुरुआत से, हो जाएगी आई ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, ये ओमेगा से घूमेगा मान लीजिए, और v वेलोसिटी से आगे मूव करेगा ये। और जो लीनियर इंपल्स होता है J इक्वल्स टू डेल्टा P होता है, तो J0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास MB, क्योंकि फाइनल तो इनिशियल तो 0 था, यहाँ पे भी इनिशियल 0 ही मान लीजिए, यहाँ पे भी इनिशियल 0 मान लीजिए। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चों। जैसे ही डिवाइड करूँगा तो आप देख सकते हो कि भाई HM की जो वैल्यू है वो बताओ क्या आएगी। HM की जो वैल्यू आ जाएगी, J0 से J0 कैंसिल हो गया, ये बचेगा I/M और ओमेगा बाई V बच जाएगा। ठीक है, I की वैल्यू रख सकते हो चाहो तो HM जो बचेगा हमारे पास ये बन जाएगा इधर 1/2, M से M कैंसिल हो ही जाएगा, और ये बच जाएगा A² प्लस B²। ठीक है, ओमेगा बाई बी। जब प्योर रोलिंग कंडीशन करेगा तो यहाँ पे देखना बच्चों कि यहाँ पे वेलोसिटी v होगी और यहाँ पे क्या होगी, ओमेगा बी होगी। तो ओमेगा बाई वी क्या करना था, ओमेगा बाई वी, क्योंकि चूंकि ओमेगा जो होगा वो जो होगा हमारे पास, ओमेगा जो होगा वो जाएगा v/b, क्या हो जाएगा बच्चों, v/b हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एच एम की जो वैल्यू आई, देखो एच एम जो है ये जो बचा, देखो क्या बचा, यहाँ हो जाएगा A² प्लस B² बाई 2B, ये बच जाएगा। देखो यहाँ पे पिछले वाले पेज से कि यहाँ पे जब ओमेगा बाई बी जो 1/b रखूँगा तो नीचे 2B आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ नेक्स्ट क्या है। अब इसके हमारे पास H आ गया। अब इसको लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है, अगर म्यू 0 नहीं है, मतलब रफ सरफेस है, और a टेंस टू 0, इसमें देख सकते हो अगर a टेंस टू 0 है ना, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और एंड a टेंस टू 0, अगर a को 0 की तरफ करता हूँ, इसको 0 करूँ, तो बताओ एच एम की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलेंगे एच एम जो है ना
वो b/2 के बराबर आएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फ्रिक्शन है वहाँ पे, और ए जो है टेंस टू बी, अगर ए को बी के बराबर कर दीजिए इसी इक्वेशन से कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए टेंस टू बी, ए लगभग बी के बराबर है, अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, तो जब आप बोलेंगे इस केस में जो एच एम जो है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। तो यही ऑप्शन इसने बोला है, तो ये ऑप्शन भी आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि h इक्वल्स टू एच एम, ठीक है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनर रेडियस। तो एंगुलर वेलोसिटी जो आई थी हमारे पास यहाँ पे, जो अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है h इक्वल्स टू एच एम पर, तो h इक्वल्स टू एच एम पर ओमेगा की जो वैल्यू आएगी है ना एट h इक्वल्स टू एच एम, तो ओमेगा जो है ना वो b/b आएगा भाई। तो इस पे ये इनर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट पे जो पॉइंट है वो b डिस्टेंस पर है, ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, अगर म्यू भी 0 है मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस से, और h कहाँ लगा दिया आपने, सेंटर पे लगा दिया। कहाँ लगा दिया बच्चों, सेंटर पे लगा दिया। तो व्हील ऑलवेज स्लाइड रोलिंग विदाउट रोलिंग, इसका मतलब क्या है, अगर फ्रिक्शन है नहीं और आपने जो ये इम्पल्स दिया है वो सेंटर पे लगाया, तो इसको कभी टॉर्क ही नहीं मिला, और टॉर्क नहीं मिलेगा तो कभी घूमेगा नहीं है। अगर नहीं घूमेगा तो ये विदाउट स्लाइडिंग करते हुए आगे बढ़ जाएगा, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस से, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से भी टॉर्क मिलता है, पर इसमें फ्रिक्शन का मना किया है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट थे, क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था। देखिए क्या क्या है इसके बारे में, तो 57% लोगों ने तो ये अटेम्प्ट भी नहीं किया, करेक्ट केवल 1% लोगों का है, और रेस्पॉन्स जो है इसका IIT ने दिया नहीं कितने उन्होंने रॉन्ग किया। बाकी क्वेश्चन मॉडरेट टाइप का था, ठीक है, और टाइम इसमें लगेगा 3 से 4 मिनट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं बच्चों। ये देखिए EM वेव, आजकल IIT के जो दिमाग में जो है EMW वाले चैप्टर जो है वो भी चढ़ा हुआ है, हर साल 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जेई मेंस में भी आते हैं और जेई एडवांस में भी आते हैं। क्वेश्चन आसान होता है, ऑप्शन से क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे कुछ फॉलोइंग स्टेप करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, ये देखो E0 जो है एम्पलीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना है, वो यहाँ पे आएगा 30, तो अपने पास सही है, और ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जो E0 है वो 30√5 है भैया बच्चों, क्या है 30√5 है ना, वोल्ट पर मीटर, या फिर जो अभी वोल्ट पर मीटर मान लेंगे, ठीक। अगर मुझे B0 निकालना है, क्या निकालना है, B0, जो B0 जो होता है वो होता है हमारे पास E0/C, क्योंकि C की वैल्यू हमेशा B/E के बराबर होती है। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे 30√5, ठीक है, और C की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸। तो ये यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा √5 × 10⁷ है ना टेस्ला, ये B0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, √5 × 10⁷। अब देखो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये BX और BY का कंपोनेंट तो आएंगे, वो कितने कितने आएंगे देखना पड़ेगा। अब देखो क्या क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा 2xi प्लस j में। तो अगर यहाँ पे हम देखें इधर कि भैया ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है। तो इधर x हो गया, इधर y हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कहीं यहाँ पे होगा, x में कितना है, इसमें 2 है, तो x में ये वैल्यू कितनी है 2, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। तो ये एंगल कितना बना रहा है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि tan थीटा जो आएगा वो 1/2 आएगा। और एक वर्ड बोला है इसमें एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एक्चुअली लाइट में मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन में ही पोलराइजेशन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 30 डिग्री है। 30 डिग्री तब होती है जब ये 1/√3 होता, तो 30 डिग्री नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर है। दूसरी बात, ये वेव कहाँ जा रही है, जब ओमेगा और के साइन अपोजिट होते हैं, टी के कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट साइन अपोजिट होते हैं, तो ये वेव जाती है प्लस जेड में। प्लस जेड में मतलब ये जो वेव है कहीं डॉट में मूव कर रही है, इधर डॉट मतलब बाहर की तरफ आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है
और हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव जो होती है वो ई क्रॉस बी के लॉन्ग होती है। किधर होती है बच्चों? ई क्रॉस बी के लॉन्ग। चाहे तो नेक्स्ट पेज समझ लीजिए इसको कि यहाँ पर देखो क्या है कि आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये ई वेक्टर है, ये एंगल निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है, और ये पता है अपने को कि ये डॉट में यहाँ पे क्या है, जेड में क्या जा रही है, जो है वेव जा रही है, और डायरेक्शन जो होती है इस तरह से होती है, डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो वेव की, वो ई क्रॉस बी के लॉन्ग होती है ना, कि जो सी वेक्टर बोल सकते हो या फिर कैप पर सी कैप बोल सकते हो, तो ई कैप क्रॉस बी कैप होती है। तो हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा राइट हैंड को कि ई से बी की तरफ घुमाएं तो अंगूठा कहाँ आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी वेक्टर है जो है वो कहीं यहाँ पे होगा, बी वेक्टर जो है कहीं यहाँ पे होगा, ठीक। अब ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा 90 पे होते हैं, पता है, ई वेक्टर और बी वेक्टर। अब देखिए अगर ये थीटा है तो ये 90 माइन थीटा, तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो ये जो कंपोनेंट आएगा है ना, वो आ जाएगा हमारे पास बी नॉट जो है कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा बी नॉट साइन थीटा। थीटा की बात करें यहाँ पे अगर देख लो, बड़ा आसान हो भी कि ये थीटा यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा √5। अब अगर हम यहाँ पे बी नॉट वाई देखें, वाई कंपोनेंट ऑफ जो है देखा जाए तो आ जाएगा बी नॉट आपको दे रखा है 5√10⁻⁻7, ठीक है, सॉरी -7 आएगा बच्चों यहाँ पे 10⁻⁻7, ठीक। और कॉस थीटा देखो यहाँ से क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसमें, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास जो है, यहाँ पे आ जाएगा बेस 2/√5। तो जो बी नॉट वाई जो है वो आ जाएगा हमारे पास √5 से √5 कैंसिल 2 × 10⁻⁻7, ठीक है। और बी नॉट एक्स जो है आएगा, देखो बच्चों एक्स कितना आएगा, एक तो नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा माइनस में बी नॉट साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकाली जाए कि बी नॉट की वैल्यू रख दी जाए, ये थी हमारे पास √5 × 10⁻⁻7, और साइन थीटा जो बन जाएगा हमारे पास 1/√5, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो बी नॉट इंटू एक्स जो आएगा हमारे पास माइनस में 10⁻⁻7 आ जाएगा। अब ऑप्शन से देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई बी एक्स की वैल्यू क्या होगी, बी वाई की वैल्यू क्या होगी। बी एक्स की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो जो है होगी 10⁻⁻7, और ये बोल रहा है कि 2 × 10⁻⁻7, ये गलत है। लेकिन बी वाई की वैल्यू क्या होगी, तो बी वाई देख सकते हो यहाँ पे 2 × 10⁻⁻7 होगी, प्लस में होगी, बिल्कुल सही। और हमें पता है कि जो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, ये दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, तो इसके अंदर वाला फेज चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये जो हमारे पास जो बी वाई जो है वो 2 × 10⁻⁻7 और 5 × 10⁻14 सेम आंसर आ जाएगा। तो एक तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव, अब देखिए अगर स्पीड देखें यहाँ पे लाइट की, है ना, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ वेव देखा जाए तो वी जो होता है वो होता है ओमेगा बाई के। तो यहाँ पे देख सकते हो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, देखो ओमेगा की वैल्यू जो यहाँ पे 2π × 10 की पावर, यह जाएगा हमारे पास 2π × 5 × 10⁻14, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2π × 10⁻7/3, ये जाएगी 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे v = 15 × 10⁻7, यहाँ पर v = 1.5 × 10⁸। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो जो होता है c/v होता है। तो यहाँ देख सकते हो कि c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ पे 3 × 10⁸, और v की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 1.5 × 10⁸। तो जो n की जो वैल्यू आने वाली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो इधर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज 2। तो 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे पास, एक तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन, और एक कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। देखो बच्चों, अच्छा इसका एनालाइसिस देख लीजिए। पहले तो ये भी 40% लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, केवल 5% लोगों ने सही दिया है। गलत जो है किया है वो 36% लोगों ने किया है। क्वेश्चन ईजी मान के चलते हम लोग इसको, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन किया जा सकता था, तो क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा टफ नहीं थी। तो इसको 2 या 3 से मिनट में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्या है क्वेश्चन में, एक रिंग या कॉइन दे रखा है ना, सर्कुलर कॉइन जो है, इसका मास दे रखा है 5 ग्राम और रेडियस दे रखी है, ठीक। और इस कॉइन को टॉस करते वर्टिकली, जैसे आप भी करते हो यहाँ पे कि कॉइन कैसे रखते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे अंगूठे से इम्पल्स लगाते हो तो ये कॉइन घूमता भी है और ऊपर भी जाता है, तो घूमते हुए वापसी नीचे आता है, ठीक ना। टॉस आप सब लोगों ने किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक इम्पल्स लगाया गया है इसके ऊपर इतने न्यूटन सेकेंड का, ठीक है ना। और कहाँ पे 2/3, मतलब अगर ये 4/3 रेडियस थी तो R/2 पे लगाया गया, ये मान के चल रहे हो आप लोग, है ना, कि जो डिस्टेंस है हमारे पास R/2। अब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे और फिर नीचे आएगा, तो बोला है कि जब ये जो है कितने चक्कर लगा देगा जब इनिशियल पोजीशन पे आएगा, कितने रोटेशन कर चुका होगा। तो आपको पहले एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, तो कितना एंगल रोटेट किया, उसके बाद इसको 2π से डिवाइड कर देंगे। तो आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अभी घूमेगा किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट, तो यहाँ पे एक डायमीटर होगा इसका, मान लीजिए डायमीटर है, इसके अबाउट ये ओमेगा से घूमेगा और ऊपर इसको वेलोसिटी मिलेगी, मान लो v है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक इम्पल्स लगाया आपने, जे नाम दे दिया इसका, कितने डिस्टेंस पे लगाया, ये R/2 पे लगाया, बाद में डाटा पुट कर देंगे हम सारे, ये R/2 पे लगाया है। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है J इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। रिलेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने कि J इंटू आर परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है डेल्टा एल के बराबर। तो J को J रहने दीजिए, यहाँ पे J की वैल्यू दे रखिए, आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से R/2, और ये हो जाएगा आई ओमेगा, क्या हो जाएगा आई ओमेगा। और आई जो होता है डायमीटर के अबाउट ऑफ डिस्क, वो होता है हमारे पास mr²/4 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से एक आर से आर कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ से 2 बार कैंसिल हो जाएगा ये, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2J/mr, क्या ये बच्चों 2J/mr, ठीक है। अब वैसे ही जो है लीनियर इम्पल्स जो होता है J = वो आपका डेल्टा पी भी होता है बच्चों, क्या होता है डेल्टा पी। J तो आपका चलो ठीक है, लेकिन डेल्टा पी होता है mb, जो इसको सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मिलेगी mb हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से अगर v निकाला जाए तो v जो हो जाएगा यहाँ पे J/m आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है कि ये देखा जाएगा कितनी देर बाद ये वापसी आता है। किसी चीज़ को हम u स्पीड से फेंकते हैं ऊपर तरफ, जो फ्लाइट टाइम होता है वो 2u/g होता है, तो जो टाइम जो लगेगा इसको तो लग जाएगा हमारे पास 2v/g, क्या लग जाएगा बच्चों 2v/g। तो 2v की वैल्यू कितनी है J/mg, तो 2J/mg हो जाएगा, ये इसको टाइम लग गया। अब एंगल रोटेशन कैसे निकालना है, तो एंगल रोटेटेड होता है थीटा, वो होता है ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा जो निकाला था 2J/mr निकाला था हमने, यहीं पे निकाला, देखो तो ओमेगा की जो वैल्यू क्या निकाली थी हमने 2J/mr, और टी की वैल्यू कितनी है 2J/mg, तो टी की जो वैल्यू हमारे पास वो है 2J/mg, ठीक है। ये कहानी हो गई। अगर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोटेशन निकालने n, तो होता है θ/2π, कि जितने भी एंगल रोटेट किया है उसको 2π से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके नंबर ऑफ रोटेशन निकल आएंगे। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो बचेगा ये 4J² m² r/g, और डिवाइड बाय कितना 2π। अब देखिए इसमें डाटा पुट किया जाता है, देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। ये 202 तो काट दीजिए पहले से ही, तो जो n की वैल्यू देखो क्या आएगी यहाँ पर 2J², देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो π/2 रूट हट जाएगा वहाँ से, और स्क्वायर करने पर 10⁻⁴ हो जाएगा। m², m कितना है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम kg में कन्वर्ट करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ग्राम का जब स्क्वायर करेंगे -3 का तो -6 आ जाएगा यहाँ पे। r जो है 4/3, रेडियस कितनी है 4/3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लीजिए 10⁻⁻² आ जाएगा, ठीक है ना। g की वैल्यू कितनी है 10, और पाई अपने पास ये है ही। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 2 पाई से पाई कैंसिल हो गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितनी है -4, तो यहाँ पे -2 बचेगा, -2 और -2 ये -4 पावर है, लेकिन 10 x की पावर 1 और 25 को 100, ये पावर हमारे पास 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो एक पावर जो माइनस की बची ऊपर चली जाएगी, तो आप n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 30। तो कितने रोटेशन पूरा करेगा बच्चों, ये 30 रोटेशन पूरा कर लेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कितने लोगों ने सही किया ये। तो यहाँ पे जो अनअटेम्प्ट जो था ये 32% लोगों ने किया है। इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है पता है कि एंगुलर इंपल्स लग रहा है और मोशन अंडर ग्रेविटी थोड़ा काम कर रहा है, ठीक है। करेक्ट केवल 2% लोगों ने किया है, तो यही थोड़ा IIT की खासियत होती है
कि भाई हर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता, और ये जो क्वेश्चन हम क्या है हड़बड़ा के छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है बड़ा हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। जब भी कोई क्वेश्चन करें तो उसको जब करने बैठे तो ये सोचो कि इसका आंसर निकाला जाए, ठीक है। रॉन्ग जो है 36% लोगों ने किया, तो ये मीडियम मॉडरेट टाइप का था, और क्वेश्चन इसमें काफ़ी ईजी थी, इसमें कोई भी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है कि यहाँ पे एक वायर है, इसमें से 10 एम्पीयर करंट बह रही है, ठीक है। अब एक यहाँ पे लूप को क्या करा दिया, मूव करा दिया, और लूप की जो वेलोसिटी है वो 3/2 एक्स आई कैप और 1/2 जे कैप के डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रहा है, v स्पीड मूव कर रहा है, ठीक है। वायर करिंग द कैरिंग 10 एम्पियर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, इन द एक्स डायरेक्शन, इधर ही मूव कर रहा है, करंट मूव कर रही है। डी दे रखी है इसने, इसकी बिट्स वगैरह भी सब दे रखी है। अब बोला है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.1 ओम, इस लूप का रेजिस्टेंस कितना 0.1 ओम है, तो बताइए कि इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, है ना। और करंट भी दे रखी है शायद इसमें, तो करंट 10 माइक्रो एम्पियर दे रखी है। तो क्या करो, पहले हमें इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना, इस वक्त गिवन टाइम पर कितना होगा। देखो ज़्यादा टफ नहीं है, इसे मान लीजिए कुछ पॉइंट, मैं इस पर कुछ ABCD इस लूप के 4 पार्ट कर लेता हूँ, हर एक पार्ट में मैं क्या निकालूंगा, ईएमएफ निकालूंगा, उनका एड या सब्ट्रैक्शन कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब इस बी के भी 2 कंपोनेंट कर लीजिए, एक तो इधर आएगा VX, एक आ जाएगा BY। VX देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2B, है ना, और BY देखें तो जाएगा B/2, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इस वायर की वजह से आएगा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है कहीं पे भी क्या होगा, आउटसाइड होगा, किसी भी ऊपर वाले पार्ट में वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा, तो जो बी वेक्टर जो होगा कहीं पे भी वो होगा हमारे पास बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक्चुअली जब ये पैरेलल चल रहा है तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे AB और CD में देखें, AB और CD में इस 3B/2 की वजह से क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्या कैसे करते हैं, वेलोसिटी अंगूठा में रखते हैं हम लोग, यहाँ पे अंगूठा वेलोसिटी में, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड में, तो हथेली की तरफ जो होता है वो हायर पोटेंशियल बनता है, तो यहाँ पे एक बैटरी बनेगी हायर पोटेंशियल की, ऐसे इसमें ही बनेगी, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल की बैटरी नीचे तरफ। अगर मैं इसको E1 नाम दे दूं और इसका नाम E2 दे दूं, तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि जैसी कंडीशन इस AB के लिए है वैसी कंडीशन क्या है CD के लिए, ठीक है ना। तो भैया E1 और E2 बराबर है, तो इसलिए जो E नेट है किसमें, AB और BC में, उसकी वजह से क्या होगा, नेट ईएमएफ 0। तो नेट ईएमएफ इन AB एंड CD इज 0, तो वो 0 हो जाएगा भाई बच्चों, AB और CD में 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 0, तो ये 0 आ जाएगा, इसमें कुछ भी जो है वैल्यू इंड्यूस नहीं होगी, इन दोनों को, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं भैया इसमें जो B/2 है ना, तो मतलब इसको कोई काम का नहीं बचा हमारे पास, ना ये दोनों काम बचे, B/2 की वजह से BC में किधर होगा, BC में देख लीजिए इधर, यहाँ पे क्या अंगूठा कहाँ रखना है, वेलोसिटी में, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड में, तो इधर आएगा हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैटरी बन जाएगी और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, ऐसे यहाँ पे एक बैटरी बन जाएगी। अगर मैं इसको नाम दे दूँ E3 और इसको नाम दे दूँ E4, इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होने वाली, क्योंकि इन दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। हालांकि इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ABCD की, पर जरूरत नहीं है, कट जाएंगे आपस में, ठीक है। अब जो है अगर हम यहाँ पे जो E नेट की बात करें, तो क्योंकि हमें पता है कि E3 ज़्यादा होगा, तो E नेट जो आएगा किसमें, AD और CD में हो जाएगा हमारे पास E3 माइनस में E4। और जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ये एक रोड में मोशनल ईएमएफ से बोलते हैं, वो होता है VBL। क्या होता है बच्चों, VBL। तो यार यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम तो यहाँ पे बोलेंगे B3, B की वैल्यू कितनी है, B/2, और L की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, L की वैल्यू मान लो कुछ, इसको कुछ और नाम देता हूँ, मान लीजिए इसको आप लेंथ को L बोल दे यहाँ पे, और इस बिड्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, B बोल दे, तो यहाँ पे VL, L कितना, B आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पे B4 अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि डिस्टेंस दूर है ज़्यादा यहाँ पे, और ये B/2 और ये हमारे पास B आ जाएगा। तो E नेट जो है हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए VB/2 बाहर आ जाएगा, B3 भी क्या होता है फॉर्मूला, μ0NI/2, μ0I/2πd, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो यहाँ पे म्यू नॉट, ठीक है, और आई ये वाला लेंगे हम लोग यहाँ पे अपॉन 2 पाई डी। डी कितना है इसका, डी के बराबर है, डी की वैल्यू दे रखी उधर, ठीक है, माइनस में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी प्लस एल, क्या हो जाएगा 2 पाई डी प्लस एल, और ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, देखो काफ़ी चीज़ें। तो जो ई नेट बचा ये बचेगा हमारे पास, म्यू नॉट कॉमन आ गया, और यहाँ पे भैया आई कॉमन आ गया, ठीक है, बी अपने पास ही है वी, और यहाँ पे जब 2 पाई कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 4 पाई, और इसका एलसीएम लेंगे डी इंटू डी प्लस एल, डी इंटू क्या है बच्चों, डी प्लस एल। तो इसका एलसीएम जब लिया जाएगा यहाँ पे डी इंटू डी प्लस एल, ठीक है, तो देख क्या बन जाएगा हमारे पास ये, जब एलसीएम लेंगे डी इंटू डी प्लस एल तो देख क्या बनेगा यहाँ पे ये, तो डी प्लस एल और माइनस में क्या जाएगा डी, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, एल बच जाएगा ये, ठीक। तो ये हमारे पास ईएमएफ आ गया। अब बात आती है भाई करंट कितना होगी। करंट जो लूप में होगी, जो स्मॉल आई शो करूंगा मैं, वो हो जाएगा ई नेट बाई आर, क्या हो जाएगा बच्चों, ई नेट बाय आर आ जाएगा। तो यहाँ पे आई जो है, तो ई नेट की वैल्यू कितनी, देखो इधर ई नेट की वैल्यू है म्यू नॉट आई बी वी अपॉन 4 पाए, और इधर जाएगा एल अपॉन डी प्लस एल इंटू डी, ठीक है बच्चों, ये आपको बच जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें केवल आपको डाटा पुट करना है। आई की जो वैल्यू है वो दे रखा कितना, देखो यहाँ पे ये दे रखा 10 माइक्रो एम्पियर, कितना बच्चों, 10 माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। म्यू नॉट सब लोग जानते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। आई की वैल्यू 10 एम्पियर है। बी जो विड्थ थी इस लूप की वो कितनी थी यहाँ पे, ये 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये जो वेलोसिटी आपको निकालनी यही मेन किसमें है, अपॉन 4 पाई, ठीक है। लेंथ कितनी थी इस लूप की, लेंथ देख लीजिए, लेंथ थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है ना, अपॉन डी कितना था हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस में 2, और डी प्लस एल तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। इन सब को आप सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ से जो वेलोसिटी जो निकल के आएगी ना वी की, वो आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड बच्चों। तो इसमें नॉन क्या बचा, केवल ये वेलोसिटी ही बची, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन ये टफ नहीं था, ये भी आसानी क्वेश्चन में आ जाएगा। थोड़ी क्वेश्चन थोड़ी बड़ी हो गई लास्ट में, बाकी आसान था। इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखो ये तो मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन था, ठीक है ना। 31% लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, और केवल 9% लोगों का करंट जो है सही था रेस्पॉन्स, बाकी 58% लोगों ने गलत किया है। और इस क्वेश्चन को हम जो है मॉडरेट लेवल में रखेंगे, और कल क्वेश्चन जो है इसमें क्या होगी, इजी होगी, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, एक स्ट्रिंग है 1 मीटर लेंथ दे रखी है, इसकी मास दे रखा है, और इसमें टेंशन टी है, ये वाइब्रेट कर रही है 2 सक्सेसिव हार्मोनिक्स, है ना, 750 एंड 1000। तो हमें नहीं पता कि कौन सा हार्मोनिक है, हम सपोज करते हैं कि ये nth हार्मोनिक है और ये जो है n+1th हार्मोनिक होगा। तो आप जानते हो जो फ्रिक्वेंसी जो होती है एफ जो है वो होती है हमारे पास n/12 अंडर रूट टी बाई म्यू, n/12 अंडर रूट टी बाई म्यू, ये पता आप लोगों को। ये जो वैल्यू दे रखी है वो 750 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये 750 इक्वल्स टू n/12 अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1। अब सक्सेसिव फ्रिक्वेंसी है, मतलब इससे नेक्स्ट वाली जो होती है, जब कुछ ना बोला जाए तो दोनों एंड को हम क्या मानते हैं, फिक्स मान के चलना है। तो फिक्स मान के चलेंगे, तो ये जो वैल्यू आ रही है 1000 आ रही है, तो 1000 आई तो यहाँ पे फिक्स एंड में सभी हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, n+1 n+2। तो नेक्स्ट हायर हार्मोनिक क्या होगा यहाँ पे, n+1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है बच्चों। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 इज डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पे यहाँ आएगा 1000, ठीक है, डिवाइड बाई 750, और इधर बचेगा n+1 अपॉन n बच जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए, एक 0 कैंसिल, 25 से काट लीजिए 4 बार, ये कितनी बार, 3 बार। तो 4/3 इक्वल्स टू n+1 अपॉन n। तो यहाँ से सोल्व कर लेना, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी, 3। मतलब ये थर्ड हार्मोनिक में कोई वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक। पर हमें पूछा गया कि टेंशन बताओ कितनी आएगी, तो कुछ नहीं है,
इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 750 अपने पास आई है, एन की वैल्यू 3, 2, एल 1 मीटर दे रखा है यहाँ पे, √T/μ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पे ये 250 बार, और ये जाएगा हमारे पास T/μ जो है वह जाएगा 500, कितना जाएगा 500। अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो T की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 25 × 10⁴ ये इंटू म्यू की जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे, म्यू जो होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो मास कितना है हमारे पास 2 × 10⁻⁵, और लेंथ कितनी है हमारे पास वो 1 मीटर। कितनी बच्चों 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर यहाँ पे। तो अब देख सकते हो आप लोग यहाँ सॉल्व करने के बाद कि भैया -1 बचेगी पावर, यहाँ पे 25 दूनी 50, तो टी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 5 न्यूटन। तो हमारा जो आंसर है इसका 5 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज 5। तो इस तरह से तो ये भी एक आसान क्वेश्चन होगा, देखते कितने % लोगों ने इसको सोल्व किया। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग का टॉपिक था ये, 22% लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया और 22% लोगों ने सही किया है। ठीक है, अभी भी काफ़ी लोगों ने रॉन्ग किया था ये, तो रॉन्ग करने लायक क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन माना जाएगा, 2 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन में लगेंगे नहीं, और जो है जो कैलकुलेशन वाला लेवल है वो भी क्या है आसान था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन इतना टफ ये क्वेश्चन है नहीं। ठीक, देखो यहाँ क्या कह रहा है, एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है और कंटेनर में रखा हुआ है, वेटलेस पिस्टन रखा हुआ है यहाँ पे। इस पिस्टन में थोड़ा सा होल है, इसमें से एक कैपिलरी ट्यूब लगा रखी है। ठीक, अब द एयर इन द कंटेनर आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, इसके अंदर जो एयर है इस जगह पर उसको कंप्रेस्ड किया जा रहा है। ठीक है ना, तो पहले पिस्टन के इसके अंदर जो वॉल्यूम बी नोट था, अब कितना हो गया वो 100/100 बी नोट हो गया। ठीक, अब बताना यहाँ पे कि भाई अगर ऐसा करते हैं तो कितना हाइट तक ये लिक्विड लेवल चढ़ जाएगा। बाकी सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है, सब बताइए कि दिया जाता है हमेशा। कॉन्टैक्ट एंगल जो है हम 0 मान के चलना है। देखिए मान लो पहले यहाँ पे बी नोट था, अब कितना हो गया 100/101 बी नोट हो गया। तो जैसे कंप्रेस करेंगे तो ये वॉल्यूम जो है हमारा कम होगा, प्रेशर क्या होगा बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे आइसोथर्मली प्रोसेस है, तो हम जानते हैं कि P1V1 इक्वल टू क्या होगा P2V2। ठीक, P1 इनिशियली जो क्या था P नोट था। ठीक है ना, इनिशियली क्या था बच्चों P नोट था। ठीक, इसके P नोट क्यों था इनिशियली, क्योंकि ये मास तो इसका है नहीं पिस्टन का, तो इसके अंदर भी P नोट होगा, यहाँ पे P नोट होगा। ठीक, बाद में जो है देखते हैं P2 हो जाता है। V2 कितना हो गया, V2 हो गया हमारे पास घट के 100/101 V नोट हो गया। तो V नोट से V नोट कैंसिल हो गया, तो जो न्यू प्रेशर इनसाइड द जो है यहाँ पे बिटवीन द लिक्विड जो है वो जाएगा 101/100 P नोट। ठीक है, मतलब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, ये बात यहाँ से निकल के आती है। ठीक, अब हमें निकालना है कि भाई ये हाइट क्या होगी, क्या होगी बच्चों ये हाइट क्या होगी। तो ये मान लो हाइट दे रखी है h की, भी निकालना है अपने को। तो देखो यहाँ पे कितना है P नोट है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आप लोग यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर कितना है हमारे पास, ये P2 है। तो जो P2 की जो वैल्यू है एक्चुअली क्या है वो देखिए, जब भी आप कैपिलरी ट्यूब में एक्शन यूज करते हो तो क्या यूज करते हो, देखो यहाँ पे आपका P नोट है, ये हाइट h तक मान लो पानी चढ़ गया, यहाँ पे यहाँ का प्रेशर पता है आपको कितना है P2 है, तो कैसे लिखते हो P नोट। अब यहाँ पे आप कॉनकेव से कहाँ जाते हो कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा P नोट माइनस में 2T/R। ठीक है 2T/R। ठीक, और फिर आप जब यहाँ पे h हाइट तक लिक्विड पे नीचे जाते हो तो प्रेशर फिर बढ़ जाता है, तो जो P2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P नोट माइनस में 2T/R प्लस में कितना ρgh, यहाँ से h निकालना है। और P2 की वैल्यू पता है अपने को कितनी है बच्चों, P2 की वैल्यू है 101/100 P नोट। ठीक है, और इक्वल्स टू P नोट माइनस में 2T/R प्लस ρgh। मुझे तो यहाँ से h निकालना है, क्या निकालना है h। देखो तो ρgh जो है उसकी वैल्यू उधर ले जाइए उसको यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास 101/100 माइनस में 1 × P नोट और प्लस में 2T/R, प्लस में क्या हो जाएगा 2T/R। तो देखिए क्या बचा यहाँ पे, ये बचेगा हमारे पास P नोट/100 और प्लस 2T/R। ठीक है, और ρgh। अब बस डाटा पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
इसे रो की वैल्यू देख रखी है इसमें। डेंसिटी जो है 10 की पावर 3 है, जी की वैल्यू 10 है, रो की वैल्यू आपको शायद देखे 10 की पावर 3, जी की वैल्यू आपको 10 हो जाती है, एच आपको फाइंड करना है। पी नॉट 10 की पावर 5 है, और ये जो हमारे पास जो बचा यहाँ पे 10 की पावर 2 है, प्लस 2, टी कितना दे रखा है 0.075, ठीक है बच्चों। और आर जो है ना यहाँ पे 0.1 mm है, देखो उधर यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 mm दे रखी है, तो इसका मतलब 10 की पावर माइनस में 4 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 10 की पावर 4, एच इक्वल्स टू, ये यहाँ पे देखो 10 की पावर 3 बचेगा, मतलब यहाँ पे 1000 हो जाएगा, तो 1000 ये हो जाएगा, और प्लस ये जो है आपका जो है यहाँ पे 75 इंटू 2 150 इंटू 10 और बचेगा यहाँ पे, तो ये 1500 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 10 की पावर 4 एच इक्वल्स टू आप बोले कि यहाँ पे ये जाएगा हमारे पास 2500। तो अब हम देख सकते हो यहाँ पे कि जो एच की जो वैल्यू है 25 बाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये तो मीटर में आया, अगर मुझे सेंटीमीटर में चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम होगी इसमें वो कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो आसान क्वेश्चन था ये भी। अब देखते हैं इसका एनालिसिस क्या क्या किया लोगों ने। तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ना थोड़ा लिक्विड का भी यूज कर लिया इसमें। इसके बाद देखिए करेक्ट बहुत कम लोगों ने किया ये भी, ठीक है। तो क्या है कि होता क्या है एक्चुअली, जो ये क्वेश्चन जो है इतना बड़ा लेंथ देख कर ही बच्चे घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक। अब आगे देखो, गलत जो है 62% लोगों ने किया है, हम इसको मॉडरेट मानेंगे, टफ में नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा अपना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, और हम जानते हैं कि जो ए की वैल्यू होती है वो dN/dt होती है, रेडियो एक्टिविटी जो होती है, ठीक है ना। अब NT जो है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, 2 रेडियो एक्टिव सोर्सेस S1 S2 है सेम एक्टिविटी, मतलब इनिशियल एक्टिविटी ए नोट जो है सेम है हमारे पास। लेटर टाइम द एक्टिविटी ऑफ द S1 एंड S2 इज A1 A2 respectively. S1 S2 have just completed 3rd and 7th half lives. देखो जैसा रिलेशन n हाफ लाइफ के बाद ये n नॉट अपॉन 2 की पावर n होता है, सेम रिलेशन भी एक्टिविटी में भी काम करता है, क्योंकि एक्टिविटी जब इसको सोल्व करते हैं यहाँ से तो एक्टिविटी भी यही निकल कर आती है a नॉट जो है e की पावर माइनस में लैम्डा इंटू टी, सेम। तो आफ्टर n हाफ लाइफ है ना, तो आफ्टर स्मॉल n हाफ लाइफ, ठीक है, इतने हाफ लाइफ के बाद जो एक्टिविटी जो बचती है वो बचती है हमारे पास ए नॉट अपॉन 2 की पावर n। तो आप देख सकते हो कि जो n1 जो है पहले वाले के लिए वो 3 है, और n2 जो है दूसरे वाले के लिए कितनी है वो 7 है। तो आपसे पूछा गया A1/A2, ए नॉट दोनों के इक्वल है, क्योंकि इनिशियल एक्टिविटी बोला है जो है t इक्वल टू 0 पे क्या है सेम है, ठीक है। तो ए नॉट दोनों के इक्वल है यहाँ पे, ठीक। तो आप बोलेंगे A1/A2 इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 की पावर n1, और यहाँ पे ए नॉट अपॉन 2 की पावर n2, ठीक है बच्चों। अब ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन ये कि A1/A2 जो होगा वो जाएगा 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 4। इसका मीनिंग ये हुआ कि A1/A2 जो है कितना जाएगा 16। तो बेसिक जेईई मेंस लेवल क्वेश्चन था, एडवांस में पूछा गया है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए कितने लोगों ने सही करते हैं, देखो अनअटेम्प्ट जो है 15% लोगों ने किया है, करेक्ट आंसर 42%, जो काफ़ी लोगों ने सही किया था इसको, ठीक है ना। और रॉन्ग जो है वो भी काफ़ी लोगों ने किया है। क्वेश्चन बहुत ईजी था, कैलकुलेशन भी ईजी थी, 1 मिनट का क्वेश्चन था, है ना। मैंने यहाँ 2 मिनट दिए हैं, लेकिन ये 1 मिनट में भी हो सकता है कोई करना चाहे तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ये जो है ग्राफ का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ग्राफ से वर्क डन निकालने हैं, अलग अलग प्रोसेस पहचानते हुए कि कौन से प्रोसेस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। भी बोला है कि 1 मोल आइडियल गैस अंडरगो 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस ये है, सेकंड प्रोसेस ये है, ठीक है ना। अब साइक्लिक प्रोसेस में जो A, B, C, D ये प्रोसेस के नाम है, और इन प्रोसेस के टाइप्स भी दिए हुए हैं, आइसोबारिक कौन कौन से सब पता है, आइसोकोरिक ये सब पता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों प्रोसेस में है ना, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों साइक्लिक प्रोसेस में आपको वर्क डन का रेशो निकालना है, ठीक है। अब प्रोसेस 1 में बात करें, फॉर प्रोसेस 1 के लिए देख लिए क्या होगा यहाँ पे कि अगर मुझे W1 निकालना है तो सारे निकालने पड़ेंगे, WA
प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी। ठीक, और हर एक प्रोसेस का अलग अलग वर्णन होता है। तो जो पहला जो प्रोसेस है, प्रोसेस ए जो है आइसोबैरिक, क्या है बच्चों, आइसोबैरिक है। और आइसोबैरिक प्रोसेस में डब्ल्यू की बात करें यहाँ से, तो ये तो होता है एनआर डेल्टा टी, है ना, एनआर टी टू माइनस टी वन, यह हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन बी वन। तो यहाँ पे पी टू बी टू देखिए कितना आएगा, ये जाएगा 8 पी नोट बी नोट। ठीक है, डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे 8 पी नोट बी नोट माइनस यहाँ पे कितना जाएगा 4, क्योंकि पी की वैल्यू 4 है और वी की वैल्यू बी नोट है, तो जाएगी 4 पी नोट बी नोट, ये डब्ल्यू ए हो गया, प्लस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी जो है यहाँ पे आइसथर्मल, आइसथर्मल में क्या होता है एनआरटी, और एनआरटी की वैल्यू होती है पीवी के बराबर। तो यहाँ का पी और बी, यहाँ का क्या है पी और बी यूज करना है अपने को। तो यहाँ पे जो पी है क्योंकि इस पॉइंट से स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर जाएगा ये 8 पी नोट बी नोट, 8 पी नोट बी नोट, और ये हो गया एनआरटी की वैल्यू हो गई एल एन बी टू बाई बी वन। बी टू यहाँ पे कितना है 4 बी नोट, यहाँ पे कितना है 2 बी नोट, तो ये बच जाएगा हमारे पास 4 बी नोट अपॉन 2 बी नोट, मतलब कि एल एन टू बच जाएगा। तो ये आपका डब्ल्यू बी आ गया। डब्ल्यू सी क्या है हमारा, फिर से आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसमें फिर से वही फॉर्मूला एन आर टी टू बाई टी वन, टी टू माइनस टी वन। तो पी टू बी टू भी यहाँ का आएगा, इस जगह का पी टू बी टू देखो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 2 पी नोट वी नोट, और माइनस में यहाँ का जो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे ये पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वी की वैल्यू 4 है और इस जगह पर पी की वैल्यू 2 है, तो जाएगा 8 पी नोट बी नोट, तो जाएगा माइनस में 8 पी नोट बी नोट। ठीक है, 8 पी नोट बी नोट। और इसके बाद जो डी वाला पार्ट है वो क्या है हमारा आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक में तो वर्णन कितना होता है बच्चों 0 होता है। तो ये मैंने सारे प्रोसेस लिए चारों पार्ट के, पहला पार्ट का, दूसरे पार्ट का, तीसरे पार्ट का और चौथे पार्ट का, इन सबको जोड़ दीजिए। यहाँ 4 पी नोट बी नोट प्लस का है और यहाँ पे माइनस के 6 पी नोट बी नोट है, तो क्या बचेगा आपके, बचेंगे माइनस के 2 पी नोट बी नोट बच जाएगा। और इसमें से भी आप देखो यहाँ पे 4 प्लस के, यहाँ पे माइनस 6, तो क्या बचेगा माइनस के 2 पी नोट बी नोट। और इसमें से अगर मैं 2 पी नोट बी नोट कॉमन निकाल लूँ बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 4 एल एन टू, ठीक है, और माइनस में यहाँ से जो बचा हमारे पास वो माइनस 1 बच जाएगा, 4 एल एन टू माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 1 बन जाएगा। ठीक, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस के 4 थे, यहाँ पे जो है माइनस के 6 है, तो माइनस के 2 पी नोट में बचेगा, और यहाँ पे आप लोग ये निकाल सकते हो। ठीक, तो ये हमारा W1 आ गया, इतना वाला पार्ट जो है हमारे पास क्या गया, W फर्स्ट आ गया, एक क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए आप लोग सेकंड पार्ट पे, W2 निकालना है। अगर यहाँ पे W2 निकालना है तो W2 में या W सेकंड में भी आपको यही काम करना है कि W2 जो है देखो क्या आएगा, तो W2 किस कौन कौन सा प्रोसेस है, वही A डैश B डैश C डैश D डैश, तो सबको ऐड करना है कि WA डैश प्लस WB डैश प्लस WC डैश प्लस WD डैश। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसेस कौन कौन से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पीछे देखिए, ये जो है ना, ये क्या हमारे पास A डैश जो है सबसे पहले यहाँ पे आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो फॉर्मूला होता है NRT ln B2 बाय B1। अब NRT मतलब यहाँ का होता है पी नोट बी नोट के बराबर, तो यहाँ देख सकते हो 4 पी नोट बी नोट, तो ये आएगा हमारे पास 4 पी नोट बी नोट, और ln B2 देखिए यहाँ पे क्या आएगा, B2 यहाँ का 4 2 और यहाँ कितना है बी नोट, तो ये बच जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 बी नोट बाई बी नोट प्लस बी डैश देखिए यहाँ पे क्या है, बी डैश आपका आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक अगर है तो इसका तो वैल्यू कितनी जाएगी 0। सी डैश देखिए, सी डैश आपका आइसोबेरिक है, और आइसोबेरिक जो फॉर्म होता है NR T2/T1 या फिर P2V2 माइनस P1B1, तो P2B2 यहाँ का देख लीजिए कितना आएगा, वो जाएगा पी नोट बी नोट। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा हमारे पास 2 पी नोट बी नोट, तो यहाँ बचेगा हमारे पास पी नोट बी नोट माइनस में 2 पी नोट बी नोट। ठीक है, अब WD देख लीजिए, WD अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये फिर से आइसोकोरिक प्रोसेस है, और उसकी फॉर्मूला क्या होता है उनका 0 होता है, तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा ये। तो देखिए क्या बचा यहाँ पे बचा हमारे पास कि यहाँ पे 4
पी नॉट बी नॉट, पी नॉट बी नॉट तो आप कॉमन भी ले सकते हो चाहो तो यहाँ पे, तो पी नॉट बी नॉट कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, देखिए पी नॉट बी नॉट कॉमन ले लीजिए, तो देखो क्या बचेगा, तो ये पी नॉट बी नॉट कॉमन ले लिया जाए अगर यहाँ पे, तो बचेगा फॉर एल एन टू, और यहाँ पे माइनस पी नॉट बी नॉट बचेगा, और पी नॉट बी नॉट कॉमन आ चुका तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये आपका डब्ल्यू सेकंड आ गया। क्या है बच्चों? डब्ल्यू सेकंड। अब आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का रेशो क्या होगा, तो रेशो निकाल लीजिए बड़ा आसान तरीके से। क्या होगा? W1 बाय W2, तो वहाँ पे जो था हमारे पास 2 पी नॉट बी नॉट, और यहाँ बचा था 4 LN2 माइनस 1 डिवाइड बाय पी नॉट बी नॉट 4 LN2 माइनस 1, तो LN2 माइनस 1 कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो आप देख सकते हो यहाँ से W फर्स्ट और W सेकंड का रेशो कितना है बच्चों? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन, केवल हर प्रोसेस का आपको क्या लिखना था, केवल वर्क डन का फॉर्मूला पता हो तो आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं, कितने लोगों ने किया कितने लोगों ने नहीं किया ये। तो इधर देखो आप लोग, थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस था, तो यहाँ पे 13% जो लोग हैं उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, मैक्सिमम लोगों ने सही किया 44% है ना, गलत भी काफ़ी लोगों ने किया है क्योंकि कुछ तो गलत फॉर्मूला लगा दी होगा इस वजह से, और टाइम तो लगेगा इसमें है 3 से 4 मिनट तो लगेंगे, पर कैलकुलेशन जो है वो इजी है, कैलकुलेशन जो है आपकी टफ नहीं है इसमें। ठीक, अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ का क्वेश्चन है, और ये जो है डॉपलर इफेक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, और इतना आसान क्वेश्चन है कि आप इसको बिना पेन चलाए बिना कुछ किए जो है कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, S1 S2 दो आइडेंटिकल सोर्स है, इनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको 556 हर्ट्ज, 656 हर्ट्ज। ठीक है, और S1 लोकेटेड एट द सेंटर, S2 मूव एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड 4√2 मीटर पर सेकेंड ऑन द सर्कुलर पाथ एज shown इन द फिगर, देयर इज आर 3 पॉइंट P Q R, P Q और R। ठीक, ये आपके पास 3 पॉइंट है। दिस पाथ P एंड R डायमेट्रिकली अपोजिट, P और R क्या है? अपोजिट है, डायग्राम सबको दिख रहा है वो। Q इज द इक्विडिस्टेंस, Q यहाँ पर है। ए साउंड डिटेक्टर प्लेस्ड एट पॉइंट P, तो यहाँ पे डिटेक्टर है, हमारा डिटेक्टर कहाँ पर है? D पॉइंट पे। ठीक है, तो डिटेक्टर जो है P पॉइंट पे रखा हुआ है। स्पीड ऑफ साउंड 324 लेना है। ठीक है, और S1 मूव कर सकता है इस OP के अलोंग, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हेन S2 इज इमिटिंग साउंड इज एट Q, जब आपका S2 यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर इस डायग्राम में जल्दी से बनाए तो फटाफट देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि आपका जो S2 है ना, ये यहां पर है, तो S2 की स्पीड जो है 4√2 इधर साइड होगी, है ना, तो S2 आपका यहां पर है। ठीक, और यहां पे जो P जो डिटेक्टर आपका पता ही है, P तो यहीं पे डिटेक्टर, तो आपसे पूछा है द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इन P, तो P की फ्रिक्वेंसी क्या डिटेक्ट करेगा P, तो आपको बताया कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कंपोनेंट करते हैं वेलोसिटियों के, और ये एंगल 45 ही बनेंगे, सबको पता है, तो यहाँ 45 है, तो ये जो 45 डिग्री एंगल है यहाँ पे, इसका यूज करें तो 45√2 cos 45 1/√2, तो मतलब 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेक्टर जो है वो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे वो रेस्ट पर है और सोर्स मूव कर रहा है, तो आप सब लोग जानते हैं जो एफ डैश की जो वैल्यू आती है वो ऊपर V प्लस माइनस ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर तो मूव कर नहीं रहा तो केवल V रखेंगे, और सोर्स मूविंग अवे, तो जब सोर्स दूर जाता है तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? घट जाती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे V प्लस VS, है ना, लाइन ज्वाइनिंग का लॉन्ग कंपोनेंट लेते हैं इनटू F। डाटा पुट कीजिए इसमें कि एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी। V की वैल्यू यहाँ पे 324 दे रखी है बच्चों, यहाँ पे जो है 324 प्लस 4, तो ये 328 हो जाएगा, और F की वैल्यू जो है 656 दे रखी है। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश जो है इसका डबल कीजिए 648 हर्ट्ज आ जाएगा। कितने जाएगा बच्चों? 648 हर्ट्ज, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? 648 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका 14 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो 648 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट पार्ट और पैराग्राफ वाला था, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा देखो। अच्छा, ये डॉपलर इफेक्ट क्वेश्चन था भाई, है ना, फिर भी लोगों ने नहीं किया, 31% करेक्ट, बहुत कम लोगों ने किया, मतलब डॉपलर इफेक्ट जेई मेंस में हटा दिया गया है, तो लोग क्या सोचते हैं कि ये जेई एडवांस में भी नहीं होगा, लेकिन जेई एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, अगर किया भी है तो लोगों ने काफ़ी गलत किया है इसको। ठीक है, तो आपको नहीं करना है गलती, है इजी क्वेश्चन था, और ये बहुत ही 1 मिनट का क्वेश्चन था। ठीक,
नेक्स्ट लिखिए। तो एक अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कंसिडर द बोथ सोर्सेज इमिटिंग, जो है दोनों ही सोर्स क्या करें, इमिट करें, और बोला है S2 कहाँ पे हो, R पर हो। तो S2 कहीं आपका यहाँ पर पहुंच चुका है और सर्कल में घूम रहा है S2, तो इसकी जो 4√2 मीटर पर सेकेंड जो इधर होगी। और S1 अप्रोच कर रहा है किसको, किसको अप्रोच कर रहा है, डिटेक्टर को। डिटेक्टर कहाँ है अपना, P पॉइंट पर है, ठीक है। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको बीट फ्रिक्वेंसी बतानी है। एक्चुअली इसको दो फ्रिक्वेंसी सुनाई देंगी, कहाँ से, एक S1 से, एक S2 से। तो फ्रिक्वेंसी हेड फ्रॉम द S1 जो आएगा वो आप जानते हो क्या होगा, V प्लस माइनस में ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो ऊपर प्लस माइनस ऑब्जर्वर आता है, वो नहीं लिखना अपने को, अपॉन में V प्लस माइनस में सोर्स। तो V तो है ही है, सोर्स जो है वो क्या हो रहा है, पास आ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V माइनस में BS1 आ जाएगा, ठीक है, इंटू F। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट जैसे ही करूंगा यहाँ पे मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 324 और 324 माइनस में 4 दिया जाएगा 320 इंटू क्या जाएगा, तो यहाँ पे 656 आ जाएगा, ठीक है। अब F2 में क्या है कि F2 की सारी वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कोई कंपोनेंट ही नहीं, तो इसको जो फ्रिक्वेंसी जो अपीयर्ड फ्रिक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी के बराबर सुनाई देगी, ठीक है। तो इसमें जो F2 तो F के इक्वली लिख दिया जाएगा और ये 656 ही आ जाएगी। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, अगर आपको बीट फ्रिक्वेंसी निकालनी, क्या निकालनी बच्चों यहाँ पे, बीट फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे जो डेल्टा F निकालना है, तो वो जो आ जाएगा यहाँ पे, जो हमारे पास F1 माइनस में F2 आ जाएगा। तो यहाँ से 324 डिवाइड बाई 320 माइनस 1 इंटू 656 में आपको कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए 4/320 और यहाँ से 656 आ जाएगा। 4 से ये 80 टाइम कट जाएगा, ठीक है। और भी काट सकते हो आप लोग यहाँ पे 4 से इसको, पर जाता नहीं है, आपको बचेगा यहाँ पे ये कि ये 656/80। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये थोड़ा सा 8 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो मैं आप जब सोल्व करेंगे इसको तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है 8.2 हर्ट्ज आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों, 8.2 हर्ट्ज। इसका मतलब हुआ कि जो इसको बीट फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी सुनाई देगी आपको, 8.2 हर्ट्ज सुनाई देगी, ठीक। तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। ये भी जो 31% लोगों ने तो किया ही नहीं था, 14% लोगों ने सही दिया है और 53% लोगों ने गलत किया। ये तो काफ़ी बड़ी मतलब चिंता की बात है। एक्चुअली क्या करते हैं, जेईई मेंस में टॉपिक है नहीं, तो मैक्सिमम जो है इंस्टीट्यूट्स में भी इसको क्या है, पढ़ाते नहीं टॉपिक को, पर एडवांस में दिया हुआ है तो आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, फ्री के क्वेश्चन थे, ये फ्री के जो है हमें नंबर मिलते हैं इस पर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल फर्नेस है, उसकी हाइट h है। डायग्राम देखिए इसे क्या है, डायग्राम में आपको यहाँ पे फर्नेस दी हुई है, इसकी हाइट h है, डायमीटर कितना है, d है, हाइट भी 1 मीटर है और डायमीटर भी कितना है इसका, 1 मीटर है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एयर को गर्म कर रहे हैं कितने पे, 360 केल्विन पर, ठीक है। और जो ये गर्म एयर जो है एक चिमनी के थ्रू राइज कर रही है, एक चिमनी दे रखी है, इसके थ्रू ये ऊपर जाने वाली है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और इस चिमनी की हाइट जो है 9 मीटर दे रखी है, डायमीटर दे रखा है अपने को यहाँ पे। एज रिजल्ट एटमोस्फेरिक एयर ऑफ द डेंसिटी रो ए, जो एटमोस्फेरिक एयर जो थी यहाँ पे वो रो ए की यहाँ पे 1.2 की वो इंटर कर रही है, यहाँ पे फिर गर्म होती है फिर रो डेंसिटी की ऊपर चढ़ती है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है अपने को, यहाँ पे रो ए और टी ए सब दे रखे हैं यहाँ पे। इंटर इन द फर्नेस, अज्यूम द आइडियल गैस, ये रो क्या मानना है अपने को, आइडियल गैस मानना है, ठीक है। नेग्लेक्ट द वेरिएशन रो एंड टी इनसाइड द चिमनी, जब चिमनी के अंदर ऊपर जाएगी तब आपको कोई वेरिएशन इसमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अब ऑल्सो इग्नोर द विस्कस फोर्स वगैरह नहीं मानने। अब बताना है कंसिडरिंग द एयर फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन, द स्टेडी मास फ्लो रेट एयर एग्जिस्टिंग द चिमनी, चिमनी से पर सेकंड कितना ग्राम मास जो है बाहर निकलेगा, ये आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है ना कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग हो रही है, यहाँ का आपको डेंसिटी दे रखा है, इसका डेंसिटी पता नहीं रो दे रखा है। तो अब कांस्टेंट प्रेशर पे जब होता है तो आपने सुना होगा कि PM इक्वल्स टू क्या होता है, रो RT, क्या होता है, रो RT, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो इसका मतलब रो1 T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो2 T2 हो जाएगा। रो1 यहाँ का जो है, जो एयर का जो है 1.2 दे रखा है, रो ए की वैल्यू है, और TA जो है ना वो आपको दे रखा है इसमें, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कितना दे रखा है वो 300 केल्विन दे रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पे 300 केल्विन रख दीजिए। ठीक है, रो आपको निकालना है T2 360 है। जब आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो जो रो की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी यहाँ पे 1 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और रो ए की जो वैल्यू दे रखी 1.2 डायग्राम में दे रखी थी। तो यहाँ के अंदर जो डेंसिटी जो यहाँ पे मूव करने वाली है। अब क्या करना है अपने को, मान लीजिए कि यहाँ पे स्पीड v1 है और जब ये बाहर निकलेगी स्पीड कितनी है, v2 है। अब आपको क्या लगाना है, बर्नौली थ्योरम लगानी है इन दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम लगानी है यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में। यहाँ पर एक तो कंटिन्यूटी थ्योरम और एक बर्नौली थ्योरम है ना। तो एक तो कंटिन्यूटी थ्योरम लगानी है, कंटिन्यूटी थ्योरम तो a1 b1 इक्वल्स टू क्या होगा, a2 b2। a1 यहां का आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू b1, और वहां का आ जाएगा पाई स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4 इंटू v2। ठीक है, d की वैल्यू 1 है और स्मॉल डी की वैल्यू 0.1 है। तो यहां से सभी कैंसिल हो ही जाएंगे पाई वगैरह यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर इंटू b1 इक्वल्स टू 0.1 का स्क्वायर इंटू b2। ठीक है, तो जो b1 जो है या b2 जो है वो 100 टाइम्स ऑफ b1 आ जाएगा, और जो b1 जो है वो आपका v2 बाई 100, मतलब b1 तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल मान सकते हो, 100 टाइम्स कम है यहाँ पे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल मान के चलेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1। अब लगाइए बर्नौली थ्योरम। क्या लगाइए बच्चों, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम किसके बीच में, इस और इस पॉइंट के बीच में, 1 और 2 के बीच में, बर्नौली थ्योरम। देखिए बर्नौली थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ का प्रेशर लिखेंगे भाई PA, यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा PA। इस हाइट को यहाँ पे नहीं मान रहे हम लोग, रो जी मान लेते हैं 0। ठीक है ना, प्लस हाफ यहाँ पे जो डेंसिटी रो इंटू b1 स्क्वायर। इधर आइए आप लोग फिर यहाँ पे जो है, अब देखो यही क्वेश्चन में गड़बड़ है यहाँ पे कि यहाँ का प्रेशर भी हम क्या मान ले, अगर थोड़ी देर समझ लें यहाँ पे भी अगर PA मान ले और प्लस रो G स्मॉल h मान ले प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर मान ले। ठीक है, तो PA से PA कट गया, हाफ रो b1 स्क्वायर और यहाँ पे हाफ रो v2 स्क्वायर। क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ सकती है, नहीं, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो यहीं पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन मात खा गया। इसमें क्या है, कुछ मिस प्रिंट है, कुछ डाटा नहीं दिया है, और जब इसी वजह से ऑब्जेक्शन भी हुआ और बाद में ये क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया था, IIT ने डिलीट कर दिया था। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व भी करना है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो ईयर है एक लिक्विड जैसी मान के चलो, कि यहाँ का जो प्रेशर है और ऊपर प्रेशर जब जाए तो जो क्या है वो रो जी एस से कम हो जाए, इस तरह मानना। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो सोल्व नहीं होगा ये। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो है ऐसा नहीं करना कि इसको आप लोग क्या करें P2 ना माने। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इस PA ना मान के इसको P2 माने, कि यहाँ का प्रेशर हम मान लेते हैं क्या बच्चों, P2 है, यहाँ का प्रेशर क्या है P2। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ भाई। तो यहाँ पे प्रेशर P2 रखना पड़ेगा, PA से करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब P2 क्या होगा, इसे मान लो अगर हम इसको लिक्विड तरह कंसिडर करें, लिक्विड तरह कंसिडर करें तो आपका जो P2 जो है ना वो आ जाएगा हमारे पास PA माइनस में रो A इंटू GH प्लस H आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक इसको एक लिक्विड का माने पूरा बाहर, तो एक आंसर इसका निकाला जा सकता है। ठीक, नहीं तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी है इसमें कि आप ऐसा मान भी कर सकते हैं, इसलिए इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए ये डिलीट किया गया था क्वेश्चन। ठीक है, तब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो कि भैया PA अपने पास ठीक है, और प्लस में हाफ रो b1 स्क्वायर, P2 की जगह हो जाएगा हमारे पास PA माइनस में रो A, और यहाँ पर जाएगा हमारे पास GH प्लस H, और प्लस में स्मॉल रो, ये रो आएगा सॉरी यहाँ पे रो A, और यहाँ पर जाएगा रो GH प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। अब मैं डाटा पुट करता हूँ, देखो PA से PA कैंसिल हो गया। ठीक है, अब B1 भी बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ देख लीजिए रो A जो है हमारे पास कितना, या 0 बचा, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10, और H प्लस H 1 मीटर ये 9 मीटर ये, क्योंकि ये 9 मीटर दे रखा है और ये 1 मीटर दे रखा है, तो ये आ जाएगा 10 यहाँ पे, और माइनस का आएगा प्लस में रो कितना था 1 निकाला है हमने उधर, वहाँ पे जी की वैल्यू 10 है और H की वैल्यू कितनी है 90, प्लस में हाफ रो आपका जान तो 1 दे रखा है और v2 का स्क्वायर निकालना है अपने को।
तो यहाँ पे 120 बचेंगे माइनस के, प्लस के 90, तो क्या जाएगा प्लस के 30 बचेगा उधर, और 2 और मल्टीप्लाई होगा उधर साइड जाके। तो आप बोल सकते हो कि जो B2 की जो वैल्यू है ना वो आएगी √60। कितनी आएगी? √60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर एज्यूम किया गया है कि हमने इस एयर को एज ए लिक्विड कंसिडर किया है। ठीक, अब हमें पूछा गया है कि कितना मास पर सेकेंड निकलेगा, तो जो dm/dt आएगा, ठीक है ना, वो आ जाएगा हमारे पास जो है ρA2V2। क्या जाएगा? ρA2V2। रो की वैल्यू हमारे पास जो है, अच्छा इसने पूछा किसमें, ये भी देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम पर सेकंड पूछा गया है, तो इसके हिसाब से जो 1 kg जो आया था हमारे पास, है ना, उसको किससे बदल दीजिए बच्चों, यहाँ पे ग्राम में बदल दीजिए। तो यहाँ पे जो बचेगा 10 की पावर 3 ग्राम हो गए, और मीटर को बदलना यहाँ पे 10 की पावर माइनस में कितने हो गए? 6 हो गए। A2 ये जाएगा पाई जो है 3.14। डी स्क्वायर, डी की जो वैल्यू दी गई थी यहाँ पे देखिए बच्चों 0.1 दी गई थी, इसको भी आपको सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो सेंटीमीटर में जब बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके तो 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाई 4 अपने पास है ये, और B2 की वैल्यू आएगी √60। ठीक, इस सब को आप सोल्व कर लेना। तो सोल्व करने के बाद जो dm/dt आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे 60.80 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, 60.80 ग्राम पर सेंटीमीटर की आपकी वैल्यू आ जाती है। अब इस तरह से क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। अच्छा, ये किस किस कंसेप्ट पे बेस्ड था ये समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, ये KTG भी थी, इसमें बर्नौली थ्योरम भी लग गई, दोनों थी, और क्वेश्चन था डिलीट। ये इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन डिलीट क्यों किया गया कि भाई हम को जो है अगर इस डाटा को यूज करके देखें तो ये जो बर्नौली थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या क्या माना गया लास्ट में कि हम यहाँ पे एयर मानने, और एयर एज ए लिक्विड कंसिडर करें, और वो हाइट पे जाके प्रेशर क्या करे, कम करे। हालांकि क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पैराग्राफ का, बोला अगर चिमनी को क्लोज कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे कैप लगा दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, तो इसके जस्ट बिलो और जस्ट अबव जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसके अंदर जस्ट प्रेशर को मान लेता हूं मैं P इन, और जस्ट आउट जो है प्रेशर को मान लेता हूं P आउट। ठीक है, अब P इन देख लिए, यहाँ का प्रेशर पता है कितना है, PA है, रो PA के बराबर है, और ऊपर जाने पर प्रेशर घट रहा है। तो हम जो P इन की जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे हम लोग यहाँ पे PA माइनस में रो, इसके अंदर डेंसिटी रो मानिए, इंटू G इंटू H। ठीक है, P आउट यहाँ से यहाँ ऊपर जाना है पूरा, है ना, इसको लिक्विड तरह कंसिडर करना ही है, तभी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है ये, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो ये आ जाएगा PA माइनस में रो A, क्योंकि बाहर तो रो A मानना है, और इंटू G इंटू हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे H प्लस H। अब आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो P इन माइनस में P आउट, है ना, जो डिफरेंस होगा वो जाएगा हमारे पास P इन माइनस में P आउट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे P तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस में रो GH, और यहाँ बचेगा प्लस में रो A इंटू G इंटू H प्लस H। वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो रो की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 90, इसकी वैल्यू 1.2, G की वैल्यू 10, और H प्लस H भी कितना जाएगा यहाँ पे 10। तो जो डेल्टा P जो आया हमारे पास वो जाएगा माइनस के 90 प्लस के 30, तो 120 सॉरी प्लस के 120। तो जो आपका आंसर जो बचेगा यहाँ पे जो डेल्टा P जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, 30 न्यूटन पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका एनालिसिस देख लीजिए, बर्नौली थ्योरम और उस पर बेस्ड था पूरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन डिलीटेड है ना, क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा क्योंकि इसमें नहीं बोला कि आपको बाहर जो है लिक्विड तरह मानना है, अगर जो डाटा दिया गया उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में IIT ने कुछ नहीं बताया कि भैया ये कितना परसेंट रो करेक्ट, कितना का रेस्पॉन्स क्या था। ठीक है ना, तो इसको जो टाइम लगेगा वो 3 से 4 मिनट लगेंगे, पिछले वाले को भी 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, है ना, प्रैक्टिकली क्वेश्चन था, चिमनियों में जैसा होता है। ठीक है, इस तरह से आपके जो सभी क्वेश्चन पूरे हो गए। अब थोड़ा ओवरऑल एनालिसिस देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो जो मैंने ये एनालिसिस किया है कि इसमें जो है ना 30% तो इजी क्वेश्चन थे, 30% आसानी से होने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है ना, अब मॉडरेट जो क्वेश्चन थे वो 45%, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इससे डॉपलर इफेक्ट वाले क्वेश्चन हो गए या KTG वाले क्वेश्चन हो गए, उनको अगर यूज करेंगे तो आप लोग 45% सोल्व कर सकते हैं।
25% क्वेश्चन ऐसे थे जिनको थोड़ा हार्ड मान सकते हो कि भाई इनमें अचानक से आपको एक नई चीज़ दिखने को मिलेगी, वो तुरंत नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो पेपर जो है पेपर 2 भी कंप्लीट हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और वीडियो में मिलते हैं।